अच्छा स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास के अंदर जरा देखिएगा। कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक बेटा आपके पास मशीन है जो आपको क्या बताती है, इसमें आप अगर अपना सैंपल रखें तो ये आपको सैंपल में, अगर वो सैंपल एलिमेंट का है, मतलब कार्बन आपने रखा है एज अ सैंपल, तो वो आपको सैंपल में बताएगी कि उसमें कितने आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स बताएगी, उनकी परसेंटेज अबंडेंस बेटा बताएगी। ठीक है। इसी तरीके से आपको आपके कंपाउंड का एमआर भी बताएगी कि कंपाउंड का एमआर क्या है। इसी तरह बेटा आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा कि आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। अब इसकी वर्किंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा देख लें थोड़ी सी वर्किंग, मैंने कल भी बताई थी, दोबारा देख लें कि सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ गैशियस पॉजिटिव आयन के साथ काम करता है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर गैशियस पॉजिटिव आयन के साथ काम करता है, न्यूट्रल एटम या नेगेटिव आयन के साथ काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो बेटा यहां पर आप अपना सैंपल जब इन करेंगे इसमें, तो आयोनाइजेशन वाले चैम्बर में इसके आयन्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो आज भी मैं बता दूंगा आपको। जैसे बेटा ये पॉजिटिव आयन को आप एक्सेलरेट करते हैं, तो मेन जो काम है वो यहां होता है, जो मैग्नेट लगा हुआ है यहां पर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इन गैशियस आयन्स को, जिनके डिफरेंट मैसेज होते हैं, उन डिफरेंट मैसेज वाले गैशियस आयंस को क्या करेगी बेटा? डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। जिनके मैसेज कम हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिनके मैसेज ज्यादा हैं, हैवी हैं, वो कम डिफ्लेक्ट होंगे। और फिर बेटा कुछ आयंस, गैशियस पॉजिटिव आयन, डिटेक्टर पर जाकर हिट करते हैं, और उस डिटेक्टर पर हिट करने की वजह से आपके पास स्पेक्ट्रम डेवलप होता है। जो लाइंस आपको मिल रही होती हैं, वो लाइंस असल में इसलिए मिल रही होती हैं कि एक खास किस्म का, एक स्पेसिफिक मैस का जो पॉजिटिव आयन है वो डिटेक्टर पर हिट कर रहा है। ठीक है बच्चों। कल की क्लास के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, आज भी मैं कुछ ऐसी एग्जांपल कराऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। अब देखो, सबसे पहले बेटा इस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। ये जी एक स्पेक्ट्रम है आपके पास। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा बेटा, यहाँ लिखा हुआ है इसने कि मैस स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन 3 ऑन। ये बेटा पेंटेन 3 ऑन है। दिस इज कीटोन, राइट? दिस इज कीटोन। अब मैं पहले आपको इसकी मॉलिक्यूलर आइन वगैरह बना कर देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। बेटा ये आपका जो पेंटेन 3 ऑन है, ये इस तरीके से देखो, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3। ठीक है बच्चों। आप जब बेटा इसको पास करवाते हैं, कहां से? आयोनाइजेशन चैम्बर से, जहां पर इलेक्ट्रॉन गन है। और वो इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रही है बेटा? इस इलेक्ट्रॉन गन इस सैंपल को, इस गैशियस सैंपल को आयोनाइज करवाएगी। तो होता ये है स्टूडेंट्स कि सपोज ये एक बॉन्ड है। ठीक है। ये एक बॉन्ड है भाई। तो ये जो आपने बेटा इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं अपने सैंपल पर, तो बेटा होगा ये कि मे बी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, रिलीज हो जाए, मतलब यहां से रिमूव हो जाए। ठीक है। और सम टाइम्स मैंने आपसे कहा था बेटा कि अगर एक बॉन्ड रिमूव हो जाता है ना, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो सम टाइम बॉन्ड फिर भी रहता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो दोनों कार्बन इस एक इलेक्ट्रॉन से जुड़े रहते हैं। तो इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बनता है? मॉलिक्यूलर आइन। क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर आइन। वो क्या बनेगा? देखो इस तरीके से होगा, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन को लिखने का तरीका क्या होता है? देखो, आखिर में डालोगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों डाल रहा हूं भाई मैं? इसलिए डाल रहा हूं बच्चों कि एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ है ना यहां से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक बेटा मैं इसके साथ डालूंगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है? इसलिए कि एक आपका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आइन। इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर आइन। तो बच्चों बास मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो भी जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बावजूद उनमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, और ये एज अ मॉलिक्यूल, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जाकर हिट करेगा डिटेक्टर पर, और जिसकी वजह से आपके पास इसकी पीक आ जाएगी। ये जो
हैवीएस्ट पीक होती है ना बच्चों, ये जो हैवीएस्ट पीक है ये असल में मॉलिक्यूलर आयन की ही होती है। इसको M+ भी बोलते हैं, M+ पीक। मॉलिक्यूलर आयन, प्लस का मतलब है ये आयन की वजह से आ रही। वैसे तो ये सारी ही पीक्स आयन की वजह से हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा आपके पास M+ पीक है। तो पहली बात जो कल भी बताई थी, अभी दोबारा बता रहा हूं कि किसी भी स्पेक्ट्रम में बच्चों जो सबसे हैवीएस्ट पीक होगी दैट इज द MR ऑफ योर कंपाउंड। हैवीएस्ट पीक इज द MR ऑफ कंपाउंड। लेकिन स्टूडेंट्स मोस्टली मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब आप उनको आयोनाइजेशन चैम्बर से पास करवाते हैं तो उनमें बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा भाई, जब आप उसको आयोनाइजेशन चैम्बर से पास करवाएंगे तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और उसमें फ्रेगमेंटेशन होगी। तो जरा मैं आपको फ्रेगमेंटेशन भी सिखा देता हूं। अब ये फ्रेगमेंटेशन एग्जामिनर आपसे पूछता है बेटा, सुनैया बेटा जहां मर्जी हिट करे। मैंने कल भी बताया था कि ये रैंडम प्रोसेस है, जहां मर्जी से आप हिटिंग करवाएं, जहां मर्जी से बॉन्ड तोड़ें, यहां से बॉन्ड तोड़ दें, यहां से बॉन्ड तोड़ दें, यहां से तोड़ दें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दें, तो ये हर जगह से बॉन्ड टूटेगा भाई, सिर्फ एक जगह से नहीं टूटेगा। तो अब बेटा देखना जरा कि ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन, ब्रेक डाउन होना। अब मैं चलो इसको ना ब्रेक, अब आपने एग्जाम में ना बेटा, मैंने नहीं देखा कि एग्जाम में एग्जामिनर ये पूछ रहा हो कि आप मॉलिक्यूलर आयन पीक की इक्वेशन लिखे, नहीं। आप मॉलिक्यूलर आयन की इक्वेशन लिखे नहीं, वो कहते हैं कि आप फ्रेगमेंटेशन की इक्वेशन लिखे। वो कैसे लिखेंगे सुनो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बच्चों देखना अब, ये आपका था जी इलेक्ट्रॉनिक गन। बेटा कहीं से भी बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है ना, कहीं से भी। और मॉलिक्यूल आपका फ्रेगमेंट्स में चला जाएगा, यहां से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, यहां से भी, तो डिफरेंट जगहों से टूट सकता है। मैंने जाहिर बात है एक टाइम पे एक ही पॉसिबिलिटी डिस्कस हो सकती है ना बेटा, हर जगह से तो मैं नहीं ब्रेक डाउन करूंगा। अच्छा अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक गन है। मैं एज्यूम करता हूं बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और आपका बॉन्ड भी टूट गया भाई, बॉन्ड भी टूट गया, यहां से बॉन्ड यहां से टूट गया बच्चों। जब बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास अब दो फ्रेगमेंट्स बने हैं बच्चों। एक ये फ्रेगमेंट है, अब ये अलग हो गया ना, और दूसरा फ्रेगमेंट ये है बच्चों। ये जो ये वाला फ्रेगमेंट है, दिस वन, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस फ्रेगमेंट पर, इस पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना बेटा। ये देखो, ये इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये जो मैं यहां शो कर रहा हूं, दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया बच्चों। तो आपके पास ये बनेगा, देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज लाजमी डालना है भाई, या इस तरह डाल दो या पूरा ब्रैकेट डाल के उसके ऊपर डाल दो, ऐसे डाल दो, एक ही बात है बच्चों। ये जो दूसरा फ्रेगमेंट है, जरा इसके बारे में बताइएगा स्टूडेंट्स। ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये आयन तो नहीं बनाएगा ना, ये तो रेडिकल बनाएगा, क्योंकि जब इसका बॉन्ड टूटा तो दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इस CH3 CH2 का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही था, तो इसका फ्री रेडिकल बनेगा। सुनिएगा बच्चों, ये जो फ्री रेडिकल होता है ना, ये मशीन में जाया हो जाता है, इसकी वजह से पीक नहीं आती भाई, फ्री रेडिकल मशीन में जाया हो गया है। जो पीक आएगी वो पॉजिटिव आयन की वजह से आएगी, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस द पीक, क्योंकि ये जाकर बेटा डिटेक्टर को हिट करेगा ना पॉजिटिव आयन, तो फिर पीक आएगी। बेटा जरा इसका MR तो बता दो, इसका MR क्या है। ये जो मैंने आपके पास आयन, आपके सामने आयन बनाया है पॉजिटिवली चार्ज, इसका MR क्या आ रहा है बच्चों। एक कार्बन ये है, दो कार्बन और तीन कार्बन, 12 3 जा 36 हो गया बेटा। 36 में आप 16 और ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई, कर लो। कोई बच्चा बताए बेटा, मैं आप लोगों के मैसेज देख रहा हूँ, 52 आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है 52 है, यही है बेटा, जरा चेक कीजिएगा।
एक अब 57 कह रहे हैं बेटा, मैंने आपको बताया ना मैं बाहर से क्लास ले रहा हूँ। नंदारा 52 आ रहा है, 57 आ रहा है, जरा दोबारा चेक कीजिएगा। नंदारा 57 बेटा, इसकी पीक आ रही है 57 पर। लेकिन बच्चों आपको मैंने कहा है ये रैंडम प्रोसेस है, मतलब ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन साथ में दूसरा काम भी होगा। दूसरा क्या? कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए और दूसरा वाला ना निकले। मतलब बेटा ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि मैंने जिसका भी पॉजिटिव आयन बनाया है ना, इसका पॉजिटिव आयन ना बने, इसका रेडिकल बन जाए, CH3 CH2 CO डॉट, और जिसका पहले स्टेप में मैंने बेटा रेडिकल बनाया था इसका आयन बन जाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और ये होगा भी सही। तो अब बेटा इस पॉजिटिव आयन की पीक आएगी, जरा देखो इसकी पीक कहां पर आएगी बेटा। CH3 CH2 का मैस कितना होता है? इसका मैस होता है 29। तो बच्चों जरा स्पेक्ट्रम देखते हैं, एक मिनट स्पेक्ट्रम देखते हैं जरा। ये जी हमारे पास स्पेक्ट्रम है, पेंटेन 3 ऑन। एग्जामिनर आपको क्या कहेगा? पहले तो आप खुद फौरन ये बात आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जो हैवीएस्ट पीक है ना, ये हैवीएस्ट पीक इस पूरे मॉलिक्यूल की वजह से आ रही है, विदाउट फ्रेगमेंटेशन, टूटे बगैर ये मॉलिक्यूल जाकर डिटेक्टर पर हिट किया, जिसकी वजह से ये पीक आई। फिर एग्जामिनर ये पूछ सकता है बच्चों कि ये 57 वाली पीक किस आयन की वजह से आ रही है, दिस इज द क्वेश्चन, और कहेगा कि आप इसकी इक्वेशन लिखो। अब सोचो एक मिनट, इसको इस तरीके से सोचो कि 57 की भी जो पीक आ रही है ये किस पॉजिटिव आयन के फ्रेगमेंट की वजह से है। तो आप पता है क्या करो, थोड़ी सी मैथ करो इधर। ओरिजिनल मैथ था 86। ओरिजिनल मैथ कितना था बच्चों? 86। और अब जो आपके पास पीक आई है जो कि बेस पीक है बेटा, बेस पीक का मतलब होता है कि जोन सी जिस पीक की हाइट सबसे ज्यादा होती है ना उसको बेस पीक कहते हैं। बेस पीक मतलब ये वो आयन है जो सबसे ज्यादा बन रहा है, इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है। तो बेटा 86 में से जरा 57 माइनस तो करो, एक मिनट। 86 माइनस 57 क्या आंसर आ रहा है बेटा, बताइएगा, शाबाश। हाँ बच्चों 29। अब गौर से सुनने की बात है, ये जो डिफरेंस आया ना 29, इसका फ्री रेडिकल बना है भाई, ये लॉस हुआ है ना बेटा, ये लॉस हो गया है ना। देखो पहले 86 था मैस एक पॉजिटिव आयन का, अब उसी पॉजिटिव आयन का मैस कितना रह गया? 57 रह गया। तो लॉस कितना हुआ? कितना लॉस हुआ? आप कह रहे हैं 29। तो 29 का जो लॉस हुआ है बच्चों, इसका मतलब है कि इसका फ्री रेडिकल बना है। 29 किसका मैस है? इथाइल का, C2H5, मतलब CH3 CH2 डॉट। मतलब बेटा ये है कि जो फ्रेगमेंटेशन हुई है क्या इस वजह से नहीं हुई बेटा? देखो 57 की जो पीक बन रही है वो इस पॉजिटिव आयन की वजह से बन रही है, और जो आप कह रहे हैं ना 29 लॉस हो गया, ये बेटा लॉस्ट हो गया आपका, क्योंकि ये रेडिकल है, रेडिकल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करता भाई, तो ये लॉस्ट हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा अभी मैं आपको दोबारा ही बताऊंगा बेटा, अगर ना समझे आपको दोबारा बताऊंगा, समझ आ जाएगी। फिर देखो बेटा, एग्जामिनर ये कह सकता है भाई ये वाली पीक किस वजह से आ रही है, ये जो 29 की पीक है ये किस वजह से आ रही है बच्चों? आपको इतना तो पता है कि जो पीक्स आती हैं ये पॉजिटिव आयंस की वजह से आती है। अब आप बेटा एक बात सोचो, हाँ लॉस इस दफा हो रहा है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपका ओरिजिनल मैच था 86, बेटा 86 माइनस 29 करो तो आपके पास 57 का लॉस हो रहा है। 57 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेडिकल फॉर्म हुआ है। A radical is formed whose mass is 57. A radical is formed whose MR is 57. तो बेटा अब इसकी भी हमने इक्वेशन तो लिखी हुई है ना बेटा, कि देखो अगर इसका रेडिकल बनता है, इसका MR 57 है, और इसका आयन बनता है तो आपको 29 पर पीक आएगी। आप लोग अभी परेशान हो रहे होंगे कि भाई यहां से क्यों नहीं टूटा? भाई टूटेगा,
मैंने सारी पीक्स नहीं शो की स्पेक्ट्रम में। अगर 15 का लॉस होगा बेटा, ये आप याद कर लो, मैंने कल भी पता नहीं लिखा था या नहीं लिखा था, हाँ ये लिखा था ना बेटा, देखो कि CH3+ की पीक 15 पर आती है, C2H5+ की पीक 29 पर आती है, C3H7 की पीक 43 पर आती है। और इसी तरह बेटा अगर इनके रेडिकल्स बनेंगे CH3 डॉट, तो 15 का लॉस होगा, लॉस ऑफ 15। C2H5 डॉट, तो आप कहोगे लॉस ऑफ 29। जरा एक और एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसी तरह की करते हैं, लेकिन उसके बाद बेटा हमारा जो मेन टॉपिक है, मैंने उसके बाद करवाना है आपको M1, M+ पीक, M+1 पीक, M+2 पीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक जरा इसको भी बेटा चेक कर लो। देखो बच्चों, ये आपके पास एक स्पेक्ट्रम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहली बात नोट करो कि ये जो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है ना, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल के अंदर जब आप आयोनाइजेशन करवाते हैं बच्चों, तो उसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, वो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जाकर डिटेक्टर पर हिट करता है, तो ये उसकी पीक आ रही है। अब जरा चेक करो इसका MR72 ही है या नहीं है, ये चेक कर लो। तो एक चीज तो आपको ये पता चलनी चाहिए यहां पर कि जो हैवीएस्ट पीक होती है, दैट इज द MR ऑफ योर कंपाउंड, ऑफ योर अननोन कंपाउंड। अब बेटा हमने बाकी पीक्स के बारे में देखना है। पीक एट 57, पीक एट 57 कैसे वर्किंग करेंगे देखो बच्चों। 57 पर जो पीक आ रही है बेटा, जो मार्क की हुई है ना सुनैया, आप उसी को देखो, ठीक है, जो मार्क की हुई है। बाकी ये जो पीक्स आ रही हैं, ये एक एक हाइड्रोजन निकल रहा होता है, मतलब ये 57 है, ये 56 है, तो एक हाइड्रोजन और कम हो गया होगा तो वो 56 पर आ रही है, दो हाइड्रोजन कम हो गया तो 55 पर आ रही है। लेकिन जो मार्क किए जरा वो पहले देख लो। पीक एट 57, बेटा 57 पे जो पीक है इसको कैसे पता चलाओगे किस आयन की वजह से है? तो थिंकिंग प्रोसेस आपका ये होना चाहिए, आप 72 में से, इसमें दो प्रोसेस आपको बताऊंगा, दोनों थिंकिंग प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा। 72 में से बेटा 57 को माइनस करें ना, तो क्या आंसर आ रहा है? 15। 15 लॉस हो रहा है, मतलब ये हुआ, मींस इसका मतलब ये हुआ कि मिथाइल रेडिकल इज फॉर्म्ड, मिथाइल रेडिकल इज फॉर्म्ड। बच्चों इस बात से एग्री कर रहे हो ना कि मिथाइल रेडिकल बन रहा है? ठीक है। अब मसला यहां पर एक आ रहा है भाई, मसला ये आ रहा है कि जो हमारा कंपाउंड है CH3, CH3, भाई मिथाइल तो यहां पर 3 है, ये भी है, चलो ये दो एक जैसे हैं, लेकिन कौन सा मिथाइल मैं रिमूव करूं? बेटा कौन सा मिथाइल मैं रिमूव करूं? क्या यहां से मिथाइल निकालूं, या यहां से मिथाइल निकालूं, या यहां से निकालूं? कहां से मिथाइल को रिमूव करूं एज अ फ्री रेडिकल, है ना? ये बेटा सोचो जरा। चलो आपको दोनों ऑप्शन देता हूं, आप लोग बताइएगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों, उस कॉन्सेप्ट का नाम यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब में भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिले, जो मैंने भी ये बात बताई है। बच्चों अगर मैं यहां से करता हूं ना, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक गन अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक करती है, और ये बेटा आपका इलेक्ट्रॉन ये वाला निकल रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा आपका बच्चों, मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं, मॉलिक्यूलर आयन नहीं बना रहा, अभी फ्रेगमेंटेशन कर रहा हूं, ठीक है ना, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। बॉन्ड के तोड़ने को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जब भी होगी बेटा, एक पॉजिटिव आयन बनाओगे, एक फ्री रेडिकल बनाओगे, याद रखिएगा। और एग्जामिनर यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, फ्रेगमेंटेशन का पूछता है। तो अब बेटा देखो, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो मेरे पास बनेगा CH3, CH3, CH2+ NCH3 डॉट। बेटा ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है? दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। आपको पता है सब बच्चों को कि अनस्टेबल होता है, इसके साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो दिस इज अनस्टेबल, है ना बच्चों?
लेकिन बच्चों मैं अगर ऐसे करता हूं, देखो मैं अगर ऐसे करता हूं के CH3 CH CH3 CH2 CH3, बड़ा फ्रेगमेंटेशन यहां से करवाता हूं इधर से, ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा निकल गया यहां से, और अब आपके पास ये जो बॉन्ड टूटा है बेटा, बॉन्ड टूटने के बाद देखो ये बॉन्ड टूट गया, अब आपके पास बना है CH3 CH प्लस CH2 CH3, बेटा दोनों 57 है, इसका भी MR57 है, ये बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसका भी MR57 है, और ये स्टेबल भी है, और आपको पीक भी बता रही है भाई, पीक हाइट बताती है कि ये ज्यादा बना है, देखो इसकी अबंडेंस ज्यादा है ना, बहुत सबसे ज्यादा तो 43 के, लेकिन ये ज्यादा बन रहा है। तो बताओ बच्चों, अब बताओ कि कहां से कौन सा रिएक्शन फेवरेबल है, जिसपे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है या सेकेंडरी, या अब भी आप कहते हैं कोई भी, कहां से? यस, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अच्छा, अगर आप इसको रिमूव करोगे फिर भी सेकेंडरी बनेगा बेटा, इतना टाइम नहीं है, वरना इसको भी रिमूव करोगे तो देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगेन सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों अब आपने ये करना है कि ये बताना है कि जो 57 पीक आ रही है इस वजह से नहीं आ रही, ये नहीं आ रही बेटा, दिस इज अनस्टेबल, तो दिस विल नॉट फॉर्म। ये जो CH3 वाला बेटा, ये जो 57 की पीक आ रही है ये इस वजह से आ रही है, देखो CH3 CH प्लस CH2 CH3। अच्छा बच्चों, अब देखो ये 43 पर एक पीक आ रही है भाई, पीक एट 43, ये किस वजह से आ रही है बच्चों? बेटा देखो मैंने आपको कहा ये रैंडम प्रोसेस है भाई मेहर, कहीं से भी बॉन्ड टूट सकता है, तो मे बी 57 पर भी हो, लेकिन उसने शो नहीं किया ना भाई, उसने इस दफा डिफरेंट शो किया है, 57 पर भी हो रहा होगा, 57 वाला आइन बन रहा है ना, आप कह रहे हो कि इसका ऑपोजिट, भाई इसका ऑपोजिट भी बनेगा, मतलब इसका रिवर्स भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी बन सकता है CH3 CH CH2 CH3, इसका रेडिकल बन गया है, और CH3 प्लस, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी भाई, ये भी बन सकता है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है ना, तो ये बनेगा सही लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। बच्चों मैं पीक एट 43 की 29 तो बहुत दफा हो चुका है, पीक एट 43 बेटा इसको देख लेते हैं कि ये क्यों आ रही है, पीक एट 43, बेटा 43 पर पीक क्यों आ रही है इसकी रीजन जानते हैं। देखो आप ना ओरिजिनल से 72 में से जरा 43 को माइनस करो ना, 70 ताकि आपको पता चले कितना लॉस हो रहा है, 72 माइनस 43, 29 लॉस हो रहा है, इट मींस C2H5 फ्री रेडिकल इज फॉर्म। तो ये खुद कर लोगे ना, मैं जल्दी से लिख देता हूं बेटा, फिर हमने आगे चलना है जो मेन टॉपिक है, लेकिन इसको इक्वेशन लिख देता हूं ताकि फ्रेगमेंटेशन आपको आ जाए। बेटा बताओ अब ये कहां से टूटा होगा बॉन्ड, कहां से टूटा होगा, बोलो भाई जल्दी से, शाबाश। हाँ ये बेटा आपने रिमूव करवाना है, मतलब ये बॉन्ड है ना अगर, अच्छा बिल्कुल एग्जाम स्टाइल्स में लिख के देता हूं अब आपको, क्योंकि आपने वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक गन और ये इलेक्ट्रॉन शो नहीं करने, आप बेटा यहां से बॉन्ड तोड़ोगे और आप कहोगे ये बने CH3 CH दिस इज अगेन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, भाई ये स्टेबल होगा, आप देखें इसकी पीक काफी लंबी होगी, ये देखें इसकी पीक काफी लंबी है, क्योंकि ये स्टेबल चीज बन रही है ना, तो ये आपका बन रहा है, और साथ में बन रहा है CH3 CH2 डॉट 43, ये 29 वाला क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चले बेटे,
स्टूडेंट्स, मैंने हेडिंग दी है M+N M+1 पीक। बच्चों, आप सबको ये पता है कि जो कार्बन है ना, कार्बन, उसके दो आइसोटोप्स हैं। कार्बन 14 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, वो रेडियो एक्टिव है। हम कार्बन C612, कार्बन C613। बेटा, ये जो आपके पास कार्बन C612 है, ये 99% अप्रोक्सीमेटली एग्जिस्ट करता है। इसकी अबंडेंस 99% है। बेटा, जो कार्बन C613 है, इसकी अबंडेंस है 1%। और अगर मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बताऊं तो 1.11% इसकी अबंडेंस है कार्बन 13 की। ठीक है, आप इसको बेटा ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं आपको ऐसे कहूं ना कि मैंने मैंने CH4 के लिए हैं बेटा 100 मॉलिक्यूल्स। इफ यू हैव 100 molecules of CH4, तो बेटा जो 99 मॉलिक्यूल्स होंगे ना, 99 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, उनका मैस पता है क्या होगा? जरा मैस बताएं बेटा इसका। इसकी पीक किधर आएगी? मतलब इसकी पीक आएगी कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन। इसकी पीक कहां आएगी बेटा? इसकी पीक आएगी 16 पर। लेकिन बेटा जो, क्योंकि 1% कार्बन 13 भी तो है, अगर आपके पास 100 CH4 के मॉलिक्यूल हैं, तो उस 100 में 99 मॉलिक्यूल CH4 के वो होंगे जिसमें कार्बन 12 आइसोटोप है। लेकिन एक मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा ना बच्चों जिसमें कार्बन 13 भी होगा। CH4 प्लस कार्बन 13 वाला हो सकता है, और इसका MR होगा, इसकी जो मैस टू चार्ज रेशियो आएगी वो 17 पर आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बताओ कि ये जो आपके पास पीक आ रही है, ये है M+, ये मॉलिक्यूलर आइन पीक है ना बच्चों। M+ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर आइन। M मॉलिक्यूल है, प्लस का मतलब है कि ये आइन है। इस 17 को पता है मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा ये M+1 है, कि इसकी पीक एक यूनिट मैस टू चार्ज रेशियो ज्यादा आ रही है। अभी आपको बेटा और भी बताता हूं, लेकिन पहले एक दफा अगर आप स्पेक्ट्रम देख लो, आप एज्यूम कर लो ये 16 पर आ रहा है, ये मैस टू चार्ज रेशियो। बेटा, अगर आपको आज के बाद एग्जामिनर कोई स्पेक्ट्रम दे इस तरह का, और आपसे कहे भाई ये एक पीक आ रही है M+ की, और दूसरी आ रही है ये M+1 पीक, तो बताएं ये M+1 पीक किस वजह से है? तो आपने कहना है कि ये कार्बन 13 की वजह से है। लेकिन एक चीज और पहले कंफर्म करनी है, कार्बन 13 की परसेंटेज अबंडेंस क्या होती है? 1%। कार्बन 12 की क्या है? 99%। तो बच्चों, ये जो कार्बन 13 की पीक आ रही है ना, जो कार्बन 13 की पीक आपको दिख रही है, इसकी हाइट 1% होगी कार्बन 12 के कार्बन 12 की हाइट के मुकाबले में। ठीक है, बहुत ही छोटी सी पीक आएगी, बहुत छोटी पीक होगी कार्बन 13 मतलब M+1 पीक की। अभी बेटा मैं आपको कुछ थोड़ा सा चीज यहां पर प्रभाव भी देता हूं कि बेटा आपके पढ़ने के लिए मैंने ये मटेरियल यहां पर ऐड कर दिया है, इसको आपने देखना है। मैं भी आपके सामने इसको रीड करता हूं। देखें जी, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि M+1 peak is caused by the presence of carbon 13 isotope in the molecule. Carbon 13 is stable isotope of carbon. Don't confuse it with carbon 14 which is radioactive. Carbon 13 makes up 1.1%. ये बेटा आपने वैल्यू याद रखनी है। कार्बन 13 1.1% उसकी एग्जिस्टेंस, ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है कि अगर आपके पास बेटा मीथेन के सैंपल हैं, 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 में से बेटा आपके पास 99 कौन से होंगे जिनका मैस 16 होगा, और एक ऐसा होगा जिसका मैस 17 होगा। ठीक है, तो आपको एक पीक 17 पर मिलेगी और एक पीक आपको 16 पर मिलेगी, लेकिन बेटा उनकी हाइट्स में अच्छा खासा फर्क होगा। दी M+1 पीक जो है इज मच स्मॉलर देन दी M+ पीक। M+1 पीक का क्या मतलब है बेटा? वो जो कार्बन 13 के आइसोटोप की पीक आ रही, उसकी हाइट M+ पीक के मुकाबले में बहुत स्मॉलर होगी।
बच्चों मैं भी आप लोगों के क्वेश्चन सुन लूंगा, ठीक है। अब यहीं से बेटा हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखना है, यहीं से एक और कॉन्सेप्ट है भाई। कंफर्म क्वेश्चन है बच्चों, कंफर्म क्वेश्चन है पास पेपर का, और आपसे पूछेगा, मॉक में भी पूछेगा और सीआईज में भी। ये जो बेटा रिलेटिव पीक हाइट्स है ना, किसकी भाई? जो M प्लस और M+1 की। M+ मतलब ये कार्बन 12 आइसोटोप की, M+1 मतलब कार्बन 13 आइसोटोप। ये जो बेटा इनकी पीक्स की हाइट्स है, ये आपको नहीं फाइंड आउट करनी बेटा, ये खुद देगा। लेकिन इन पीक हाइट्स को यूज करके आप पता है क्या कर सकते हो? आप नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। If you measure the peak height of M+1 peak as a percentage of the peak height of M plus peak, that gives you the number of carbon atom in the compound. अगर आपको इन हाइट्स की परसेंटेजेस पता है रिलेटिव, तो आप बेटा आराम से किसी अननोन कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल सकते हो। कैसे? एक क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही बेटा ये लिया है, आपकी टेक्स्ट बुक से। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद करना है बच्चों। फॉर्मूले को एज इट इज याद करोगे। फॉर्मूला जरा चेक करो, ये है फॉर्मूला। एन यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम है। फॉर्मूला क्या है बेटा? एन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1। 1.1 क्या चीज है, कुछ आइडिया हो रहा है? 1.1 असल में कार्बन 13 के जो आइसोटोप की अबंडेंस है। तो 1.1 इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है अबंडेंस ऑफ M+1 आइन पीक डिवाइडेड बाय M+आइन पीक। बेटा ये फॉर्मूला याद करना है आपने। पहली बात, क्या फॉर्मूला है कि n इज इक्वल टू 100/1.1 इनटू अबंडेंस ऑफ M+1 पीक और अबंडेंस ऑफ M+। आपको बेटा उसने बताई होगी कि जो M+ पीक है ना, ये वाली मतलब कार्बन 13 की, ये भी बताई होगी। M+ पीक कार्बन 12 की, ये भी बताई होगी। तो आप यहां वैल्यूज पुट करोगे, ये फॉर्मूला पहले से गिवन है, बस n आपके पास आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है एक अननोन कंपाउंड है, उसकी जो मॉलिक्यूलर आइन पीक है M+। राइट बेटा, ये फॉर्मूला याद करना है बेटा। डेरिवेशन इस फॉर्मूले की है नहीं हमारे सिलेबस में, तो आपको ये फॉर्मूला एज इट इज याद करना है, ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलर आइन पीक M+, इसकी जो अबंडेंस है वो 54.5% है। ये देखो M+ की जो अबंडेंस आ रही है, रिलेटिव अबंडेंस 54.5%, यहां लिखोगे आप बेटा नीचे। और जो M+1 पीक है, इसकी अबंडेंस 3.6% है, वो यहां लिखोगे। और आपने बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछता है। समटाइम्स क्या करता है, आपको नंबर भी बता देता है और ये पूछ रहा होता है भाई M+1 पीक की अबंडेंस पूछ रहा होता है। कर लोगे ना, अगर कंपाउंड के अंदर उसने कार्बन एटम बताए हुए, अगर कार्बन एटम बताए हुए हैं, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो आप आराम से M+1 निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इस जब मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा ना इसके, तो आपने बेटा बस करना क्या है कि फॉर्मूले को याद रखना है, ताकि आपको क्वेश्चन आराम से हो जाए। अब आते हैं बेटा हम अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो। अब थोड़ा सा रह गया, आपकी सिर्फ 15 मिनट की बात रहेगी, सिर्फ 15 मिनट की बेटा क्लास रहेगी है, लेकिन काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत गौर से सुनने की बातें हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर हेडिंग दे देता हूं, हेडिंग देता हूं बेटा इसके ऊपर, द इफेक्ट ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स ऑन mass spectrum of organic compound। बच्चों आपको ये बात तो पता होगी, ये बात तो बेटा आप लोगों को पता होगी कि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन
उसके दो आइसोटोप्स हैं, एक है क्लोरीन 35 और एक है बेटा क्लोरीन 37। बेटा जो 35 है ना, इसकी अबंडेंस पता है कितनी है? 75%। दिस इज द अबंडेंस, ये याद रखनी है बच्चों। जो बेटा क्लोरीन 37 है ना, इसकी अबंडेंस है बच्चों 25%। ये भी याद रखनी है आपने, ठीक है? ये मस्ट है, इसको याद रखेंगे तो आप आगे काम चलेगा आपका। तो बेटा क्या हम इस बेस पर ये कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन 35 है और जो क्लोरीन 37 है, इसमें रेशो 3:1 है? मतलब 3:1 का, अगर आपके पास 100 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है तो 25 37 के होंगे, 75 35 वाले होंगे। या अगर आपके पास 4 मॉलिक्यूल है ना बेटा क्लोरीन के, तो 3 35 वाले होंगे और एक 37 वाला होगा, है ना? ऐसे ही होगा ना बच्चों? अब देखना, मेरे पास एक कंपाउंड है बच्चों जिसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH Cl एंड CH3। इसको कहते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। बेटा इसकी, इसको जब आप आयोनाइजेशन चैम्बर से गुजारेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन होगी, मॉलिक्यूलर आयन पीक बनेगी, राइट? मैं भी मॉलिक्यूलर आयन पीक पर आ रहा हूं, फ्रेगमेंटेशन तो आपको बता दी है। मॉलिक्यूलर आयन पीक इसकी बनेगी। अब जब इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक बनेगी बेटा, तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है जरा सुनिएगा बेटा। अजान हो रही है, मैं अभी बोलूंगा नहीं, सिर्फ लिखूंगा, ठीक है? मैंने टेबल बनाना है, आप लोग भी बनाए बेटा साथ में, शाबाश। अच्छा बच्चों देखो, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल था 2 क्लोरोप्रोपेन। आपके पास सपोज करते हैं 4 मॉलिक्यूल थे बच्चों, 2 क्लोरोप्रोपेन के 4 मॉलिक्यूल थे। तो यही पॉसिबिलिटी होगी ना कि जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्लोरीन कौन सा होगा? 35 वाला, है ना? उसमें कौन सा मॉलिक्यूल होगा? 35 वाला होगा। और जो एक मॉलिक्यूल होगा बेटा, उसमें जो आपका क्लोरीन होगा वो 37 वाला होगा। तो बेटा दोनों के एमआर निकाल लो। इस वाले का एमआर है 78, नीचे वाले का 80। दोनों में डिफरेंस कितने यूनिट्स का आ रहा है? कितने यूनिट्स का डिफरेंस है बच्चों? 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का, है ना? तो जब 2 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा तो M+ और M+2 पीक, क्योंकि 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है ना, तो M+ के अंदर 2 ऐड हो गया, तो इसको बोलते हैं M+2 पीक। जब दो इस तरह की पीक आएगी बेटा, ये आपके पास अगर इसकी आ रही है ना CH3 CH Cl CH3, ये अगर 35 वाले की आ रही है तो 37 की यहां पर आएगी, 2 यूनिट ज्यादा, 2 यूनिट ज्यादा पीक आ रही है बेटा। पहली बात, जब भी 2 यूनिट्स का डिफरेंस आए ना, M+ और M+2 पीक, तो आपका माइंड फौरन बेटा ये इस तरफ जाना चाहिए कि ये कोई हेलोजन हो सकता है, इट मस्ट बी हेलोजन। लेकिन बेटा अब आपको अब आपको बेटा यहां पर इसके पीक्स की रेशो देखनी है स्टूडेंट्स। ये जो M+ पीक है और जो M+2 पीक है, आपके ख्याल में रेशो क्या होगी इसमें? 3:1। क्योंकि अगर 4 आपके पास मॉलिक्यूल हैं तो हर 3 मॉलिक्यूल 35 वाले और चौथा मॉलिक्यूल 37 वाला होगा। तो अगर 3:1 होना बेटा पीक्स में जो रेशो है, देन क्लोरीन इज प्रेजेंट। फिर आप कहेंगे कि भाई क्लोरीन प्रेजेंट है। अभी ये बात आपको दोबारा बताता हूं बेटा, अभी दोबारा बताता हूं ये बात स्पेक्ट्रम से जरा एक्सप्लेन करके। ये देखिएगा बच्चों,
बच्चों ये जरा आप पहले स्टेटमेंट पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये जरा पढ़े आप। कह रहा है इफ यू लुक एट द मॉलिक्यूलर आयन रीजन, इसकी बात कर रहा है बच्चों। इफ यू लुक एट द मॉलिक्यूलर आयन रीजन एंड फाइंड टू पीक्स सेपरेटेड बाय टू mass टू चार्ज यूनिट्स, देखो एक 78 पर आ रही है, एक 80 पर आ रही है, दो मैस टू चार्ज यूनिट का डिफरेंस है, और इनमें रेशो क्या है, रेशो एग्जामिनर ने बताई होगी, आप स्केल से नहीं मेजर करते रहेंगे भाई, वो ये कंप्यूटर डाटा बताता है, तो एग्जामिन रेशो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। इसमें रेशो क्या है, 3:1, किस में, इनके पीक हाइट्स में, दैट टेल्स यू द मॉलिक्यूल कंटेन वन क्लोरीन एटम। इसका क्या मतलब होगा बेटा कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक क्लोरीन का एटम है, कितना एटम है, एक क्लोरीन का एटम। बेटा मैंने यहां पर इसी को डिटेल में बताया है कि ये दो मॉलिक्यूल आए थे आपके पास, एक की 78, एक पर 80। तो जब भी, अब फिर सुन लो समरी क्या है इसकी, समरी ये है कि अगर आपके पास ऐसी पीक आ रही है जो M+ और M+2, जिसमें 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो फौरन आपका माइंड क्लिक करना चाहिए भाई कि इट मस्ट बी हेलोजन, ठीक है, इट मस्ट बी हेलोजन। फिर आप पीक्स की रेशो देखोगे कि पीक की हाइट्स की अगर रेशो 3:1 होगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एक क्लोरीन प्रेजेंट है। मैं क्यों बार बार एक की बात कर रहा हूं बच्चों, एक की बात इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट्स, पहली बात, आपके सिलेबस में ना M+4 नहीं है, एक आउट ऑफ सिलेबस चीज आपको बताने जा रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस चीज है, लेकिन सुन ले सिर्फ, मैं यहां लिख भी दूंगा नॉट इन सिलेबस। अगर इस तरह होता ना, इसमें देखो बड़े जो है ना, इसमें एक और आपको मैं बताता हूँ चीज। इसमें पहला ऑप्शन ये था ना, दोनों 35-35 वाले होते जो मॉलिक्यूलर आइन पीक है M+, है ना बच्चों, वो कहां पर आनी थी, मेरा ख्याल है 98 पर आनी थी, अगर मैं सही इसका MR बता रहा हूँ, 98 पर। फिर बेटा ये ऑप्शन भी तो है या नहीं है बताओ, कि एक क्लोरीन 35 हो और एक 37 हो, तो ये M+2 है, इसकी 100 पर आनी थी। लेकिन बच्चों ये भी तो ऑप्शन है ना कि दोनों ही 37 हो, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। तो अब आपके पास जो मैथ आएगा वो 1/2 आएगा, तो अब इनमें कितना, कितने यूनिट्स का फर्क आ रहा है भाई, 4 का ना, तो इसको M+4। लेकिन नॉट इन सिलेबस बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसी एक एक्स्ट्रा चीज बताइए जिसको समझनी है वो यहां से पिक कर सकता है, कि अगर M+4 पीक आई, इसका मतलब है आपके मॉलिक्यूल में 2 हेलोजन एटम, ठीक है ना। अच्छा, अब लास्ट चीज रहेगी बेटा, लास्ट, बिल्कुल लास्ट चीज रहेगी, ब्रोमीन की एग्जाम्पल देख लो बच्चों, ब्रोमीन। बेटा ये ब्रोमीन का मैस स्पेक्ट्रम है। पहले आप ब्रोमीन के बारे में थोड़ा सा जानें कि जो ब्रोमीन है बच्चों, ब्रोमीन, उसके भी दो आइसोटोप हैं, ब्रोमीन के भी दो बेटा आइसोटोप है, एक है ब्रोमीन 79 और एक है बेटा ब्रोमीन 81। मजे की बात यहां पर यह है बच्चों कि इन दोनों आइसोटोप की जो अबंडेंस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 50-50% है। और अगर आप एक्यूरेटली देखना चाहते हैं बेटा, अगर आप एक्यूरेटली देखना चाहते हैं, तो ये जो आपका ब्रोमीन है ना 79, इसकी अबंडेंस है 50.5%, और जो ब्रोमीन 81 है ना बच्चों, इसकी अबंडेंस है 49.5%। लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही कहते हैं, ठीक है। अब बेटा देखें कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स। आपके पास ना, मैं यहाँ एक टेबल से बनाता हूँ, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। आपके पास है बेटा ये CH3 CH2Br, ठीक है, और इसका बेटा आपने देखना है मैस टू चार्ज रेशो।
mass to charge ratio। अगर बेटा इसका एमआर जरा निकाल लो, अगर मैं कहता हूँ ये 79 है, ठीक है बच्चों, ये 79 है और इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो इसकी पीक कहाँ आएगी भाई? इसका एमआर कितना होगा जरा देखेंगे? 108। इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास है CH3 CH2 Br, लेकिन ये 81 वाला अगर ब्रोमीन है, तो इसकी पीक कहां पर आएगी बच्चों? इसकी पीक आएगी आपके पास 110 पर, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अच्छा, इसको मैं बेटा क्या कहूंगा, ये मेरे पास M+ पीक है, दिस इज M+, और इसमें कितने यूनिट का फर्क आ रहा है? 108 और 110 में 2 यूनिट्स का फर्क आ रहा है, ये M+2 पीक है, ठीक है। लेकिन बेटा जो मेन चीज है सीखने की, वो जरा देखिएगा, जब आप इनका स्पेक्ट्रम देखेंगे ना, आप कहेंगे सर अब फर्क क्या हुआ कि यहां पर भी तो अब 2 यूनिट का ही फर्क आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लोरीन है इस स्पेक्ट्रम में या ब्रोमीन? तो बेटा उसकी अबंडेंस बताएगी। मैंने आपसे कहा इनकी अबंडेंस 50-50% है ऑलमोस्ट। तो आपको जो इसकी पीक मिलेगी 108 और 110, ये M+ पीक, ये M+2 पीक। बेटा हाइट इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट दोनों की हाइट सेम होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं रियल स्पेक्ट्रम, ये तो मैंने खुद वर्किंग की ना। रियल स्पेक्ट्रम देखें बच्चों, ये आपके पास था मैस स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमोइथेन, मॉलिक्यूलर आयन पीक की बात हो रही है, एक M पीक आ रही है और एक M+2 पीक आ रही है। मैंने कहा था जब भी M+ और M+2 पीक आए तो इसका मतलब है कि इसमें कोई हेलोजन हो सकता है, लेकिन अब कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन या ब्रोमीन? तो क्लोरीन के लिए बड़ा क्लियर है बेटा, क्लोरीन की आप जरा देखें ना, क्या दोनों पीक्स की हाइट्स एक जैसी है? बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट है। तो यहां पर देखिएगा बेटा, यहां पर दोनों की हाइट तकरीबन 19-20 फर्क आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये यहां पर ब्रोमीन इज प्रेजेंट। तो आप जरा एक चीज पढ़ लो, और ये आपका चैप्टर बेटा यहां खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह इसके हम पास पेपर करेंगे, लेकिन ये बेटा पहले आप पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि इफ यू हैव टू लाइंस इन द मॉलिक्यूलर आयन रीजन, ये with a gap of 2 mass to charge unit between them with almost equal heights, with almost equal heights, it shows the presence of bromine atom in the molecule। ये बेटा आपको क्या बताएगा कि ब्रोमीन एटम इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो बेटा समरी क्या हुई, अब जरा सुन लीजिएगा, सुन ले। समरी ये हुई कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछेगा। आपसे पूछ सकता है बेटा, आपसे पूछ सकता है कि बताएं बच्चों, क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूलर आयन पीक्स कितनी आएंगी, ये पूछ सकता है। तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, मॉलिक्यूलर आयन पीक्स इसकी कितनी आएंगी? 3 मॉलिक्यूलर। ये देखो, ये मॉलिक्यूल तो ये है ना बेटा, Cl2 Cl2 Cl2, और बाकी 2 जो है वो आपके पास सिंपल आयंस की पीक आ रही है। फिर आपसे ऑक्सीजन का इस तरह पूछ सकते हैं बेटा कि ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर आयन पीक कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5, और 3 पीक्स एक्स्ट्रा फिर आ रही है ऑक्सीजन के आयन की। दूसरा बेटा आपसे इस टॉपिक में पूछेगा फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड, जो कल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, कि फ्रेगमेंटेशन की इक्वेशन बनाएं, जिसमें एक आपने पॉजिटिव आयन बनाना होगा, एक फ्री रेडिकल बनाना होगा। तीसरा बेटा वो आपसे पूछेगा M+1 पीक के बारे में, कि M+1 पीक किस वजह से आती है? तो आप बताएंगे ये कार्बन 13 की वजह से आती है, और इसकी रेशो आपको याद होनी चाहिए, इसकी हाइट जो है 1.1% होगी, 1%। फिर आपसे बेटा वो पूछेगा कि बास, हाँ ये फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला याद करेंगे, और ये फॉर्मूला है किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपने जब फाइंड आउट करनी। बेटा ये कहां से आया है वैल्यूज, या बस इसको एज इट इज याद कर लेंगे, ठीक है। सेकंड लास्ट चीज, M+ और M+2 पीक। अगर किसी स्पेक्ट्रम में M+ और M+2 पीक आ रही है, इसका मतलब है कि उसमें हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, लेकिन आपने फिर देखना है कि उसमें अगर रेशियो 3:1 है तो इट मींस क्लोरीन इज प्रेजेंट, और अगर उसमें रेशियो बेटा 1:1 है, ऑलमोस्ट इक्वल हाइट, तो ब्रोमीन इज प्रेजेंट। अच्छा बच्चों, मैंने आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखे, तो कल इंशाल्लाह अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं बाहर आया हुआ हूँ, ठीक। आज जो है ना लैपटॉप नहीं था सामने, तो कल इंशाल्लाह इसके जब पास पेपर होंगे तो वहीं पर जो आपके क्वेश्चंस होंगे बेटा वो देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है।
इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है स्टूडेंट्स,